सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर। अगर आप लोग ICAR, JRF, SRF, ARS, नेट, IBPS, AFO, AAO, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, अदर एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है चावल अनुसंधान निदेशालय स्थित है। ठीक है, आपको बताना है चावल अनुसंधान निदेशालय स्थित है कहाँ पर। ठीक है, पहला ऑप्शन है हैदराबाद में, दूसरा है कटक में, तीसरा है पटना में, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि हैदराबाद। ठीक है, DRR इसको कहते हैं, डायरेक्टरेट राइस रिसर्च कहा जाता है, चावल अनुसंधान निदेशालय। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। अगर बात करें कटक यानी कटक उड़ीसा में क्या स्थित है? केंद्रीय चावल अनुसंधान, ठीक है, संस्थान, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? कटक में। ठीक है, कटक कहाँ है? उड़ीसा के अंदर स्थित है। अगर यही पूछता IRRI, ठीक है, इसको कहते हैं इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर स्थित है? मनीला में। ठीक है, मनीला कहाँ पर है? फिलीपींस के अंदर स्थित है। तो ये सब आप ध्यान देंगे। ठीक है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था, चावल अनुसंधान निदेशालय। ठीक है, तो बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कटक लगाया जाए कि हैदराबाद लगाया जाए, तो इसका सही आंसर होगा हैदराबाद। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सार्वजनिक भूमि में भेड़ और बकरियों के चराने को कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। रेचिंग कहा जाता है, दुग्ध व्यवस्था खेती कहा जाता है, मिश्रित खेती कहा जाता है, या विशिष्ट खेती कहा जाता है। चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सार्वजनिक भूमि में भेड़ और बकरियों को चराने को क्या कहा जाता है? रेचिंग कहा जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं मिश्रित खेती किसे कहते हैं। यानी खेती के साथ साथ क्या करेंगे? पशुपालन। ठीक है, पशुपालन करेंगे तो उसको कहते हैं मिश्रित खेती। ठीक है, विशिष्ट खेती किसे कहते हैं? किसी एक खेती या किसी एक फसल पर विशेष जोर देना। ठीक है, किसी एक फसल पर या किसी एक खेती पर विशेष बल देना या जोर देना या उसी की ओर ध्यान देना। ठीक है, ऐसी खेती को क्या कहते हैं? विशिष्ट खेती कहा जाता है। ठीक है, और दुग्ध व्यवस्था खेती जानते ही हैं, यानी कि डेयरी से संबंधी है। ठीक है, तो ये हमारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, तो जो क्वेश्चन पूछा है उसका सही आंसर हो जाएगा, यानी रेचिंग कहा जाता है। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दूसरे फार्म या देश या राज्य से आए पशुओं को उनमें संक्रमण बीमारियों की आशंका हो, फार्म के स्वस्थ पशुओं से कम 15 दिन तक अलग रखने को क्या कहा जाता है। ठीक है, अगर ऐसी स्थिति बनती है 15 दिन तक उन पशुओं को अलग रखना है, यानी कि दूसरे देश से लेके आए हैं पशु 15 दिन तक अलग रखेंगे, तो इसको कहते क्या है? ठीक है, तो अलगाव कहते हैं, वरण कहते हैं, छटनी कहते हैं, या संगरोध कहते हैं। ठीक है, संगरोध को मतलब क्वारंटाइन भी कहते हैं। ठीक है, कोरोना काल में देखें क्वारंटाइन अधिकतर किया जाता है, यानी कि मतलब कोई अगर बाहर से आता है तो उसको 15 दिन के लिए 20 दिन के लिए अलग व्यवस्था कर दी जाती थी ना, उसको संगरोध कहा जाता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि संगरोध कहा जाता, क्वारंटाइन कहा जाता है। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 पर। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए। हमारे चैनल का नाम है एग्री कोचिंग बाय विकास सर, यहाँ पे चैनल का नाम लिखा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। पौधे जिनमें फूल आना एवं फलना प्रकाश पर निर्भर नहीं होता, उन्हें क्या कहा जाता है? अल्प प्रकाशीय कहा जाता है, दीर्घ प्रकाशीय कहा जाता है, या दीर्घ रात्रिकालीन कहा जाता है, या दीर्घ उदासीन कहा जाता है। इन चारों में से बताना है क्या कहा जाता है। अल्प प्रकाशीय यानी कि इसको क्या कहा जाता है इंग्लिश में? SDP कहा जाता है ना, शॉर्ट डे प्लांट कहा जाता है। दीर्घ प्रकाशीय को LDP कहा जाता है, LDP मतलब लॉन्ग डे प्लांट। ठीक है, और इसको कहा जाता है दिवस निष्प्रभावी को DNP। ठीक है, DNP, डे न्यूट्रन प्लांट। ठीक है, इस प्रकार के इंग्लिश में इसको कहा जाता है।
तो यानी कि शॉर्ट डे प्लांट में खरीफ वाली आएंगी फसलें, ये भी आप याद रखेंगे। लॉन्ग डे प्लांट में रबी की फसलें आएंगी, ठीक है। और इसके अंदर अभी बता रहे हैं, तो हमारे क्वेश्चन का पौधे जिनमें फूल आना और फलना प्रकाश पर निर्भर नहीं होता उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें दिवस उदासीन कहा जाता है, डे न्यूट्रल प्लांट कहा जाता है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। तो इसके अंदर कौन कौन सी फसलें आ जाती हैं, सूरजमुखी आ जाएगी, उसके अलावा मक्का आ जाएगा, उसके अलावा तंबाकू प्लस अरहर, ठीक है, अरहर, ये सब क्रॉप आ जाएंगे डे न्यूट्रल प्लांट में, यानी कि इनको प्रकाश पर निर्भर नहीं होना पड़ता, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्न फलों में से कौन से फल में एस्कॉर्बिक एसिड सर्वाधिक पाया जाता है, ठीक है। आपको बताना है एस्कॉर्बिक एसिड की मात्रा सर्वाधिक कौन से फल में पाई जाती है। वैसे देखा जाए तो बारबेडोस चेरी के अंदर सर्वाधिक पाई जाती है, ठीक है, बारबेडोस चेरी, ठीक है। इसके अंदर एस्कॉर्बिक एसिड की मात्रा काफ़ी अधिक पाई जाती है, लेकिन हमारे ऑप्शन में बारबेडोस चेरी नहीं है, ठीक है। तो आपको इसमें से बताना है कि किसके अंदर एस्कॉर्बिक एसिड की मात्रा सर्वाधिक होती है। पहला ऑप्शन है आंवला, दूसरा संतरा, तीसरा सेब, चौथा आम। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यानी कि आंवला। आंवला के अंदर एस्कॉर्बिक एसिड की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। उसके बाद बात करें मैंगो के अंदर। मैंगो के अंदर जानते हैं विटामिन ए की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, ठीक है। विटामिन ए की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है किसके अंदर, मैंगो के अंदर पाई जाती है। उसके बाद पपीता का नंबर आता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है मवेशी और भैंस किस कुल से संबंधित है, ठीक है। आपकी इनकी फैमिली बताना है कि मवेशी जितने भी होते हैं और भैंस को किस कुल के अंदर रखा गया है। पहला ऑप्शन है बोवेडी, दूसरा है सुइडी, तीसरा है इक्यूडी, चौथा है कैमेलिडी, ठीक है। इन चारों में से बताइए किस फैमिली के अंदर भैंस को रखा गया। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि भैंस और मवेशी कुल को बोवेडी फैमिली के अंदर रखा गया है, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं सुइडी के अंदर। सुइडी के अंदर सूअर को रखा जाता है, ठीक है। सूअर की फैमिली सुइडी होती है। और इक्यूडी की फैमिली घोड़ा की फैमिली कौन सी होती है, इक्यूडी होती है। कैमेलिडी इसके बारे में जानते हैं, ऊँट जो होता है कैमेलिडी फैमिली इसकी होती है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है मृदा कटाव वाली मृदा में उगाना चाहिए, ठीक है। मृदा कटाव वाली मृदा में उगाना चाहिए, ऐसी कौन सी क्रॉप उगाना चाहिए जो मृदा कटाव को रोके, ठीक है। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है। तो यानी कि आप लोग जानते हैं ऐसी फसलों को उगाना चाहिए जो मृदा कटाव को रोके और उस क्रॉप के अंदर ऐसी जड़ें हों, जैसे झकड़ा जड़ें उपस्थित होनी चाहिए जो मृदा को बांध के रखे, ठीक है, कटने से रोकने के लिए बचाने का काम करती है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। तो झकड़ा जड़ें जो पाई जाती हैं वो दलहनी वाली फैमिली में पाई जाती है, ठीक है। दलहनी जितनी भी आती हैं उसके अंदर पाई जाती है। तो इसमें से आपको पहचानना है कौन सी दलहनी फसल है। जैसे पहला ऑप्शन है ज्वार, उड़द, तिल, मक्का। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा जो मृदा कटाव को रोकने का काम करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी उड़द। उड़द कैसी हमारी दलहनी है, ये तिलहनी है, ठीक है। ये हमारी घास कुल की है, यानी कि चारे वाली क्रॉप है। उसके बाद मक्का की बात कर लेते हैं तो ये भी नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन का सही करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सेकंड उड़द। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है सब्जियों के तैरते हुए बगीचे कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। आपको बताना है सब्जियों के तैरते हुए बगीचे कहाँ पाए जाते हैं। इस प्रकार के देख सकते हैं, ये झील है, झील के अंदर तैरते हुए बगीचे आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ऐसी खेती कहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो यही आपको बताना है, मुंबई में, कश्मीर में, कोलकाता में या चेन्नई में, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि ऐसी खेती कहाँ पे देखने को मिलती है, जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि वहाँ झीलें पाई जाती है। झीलों के अंदर सब्जियों को, वेजिटेबल्स को लगाया जाता है, ठीक है। तो डल झील में इसका उदाहरण देख सकते हैं, जैसे डल झील है उसके अंदर इस प्रकार की खेती देखने को मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि छोटे थनों वाले पशु का
दूध निकालने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है। ठीक है, आपको बताने जो छोटे पशु होते हैं उनका दूध निकालने के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी बताइए मानी गई है। ठीक है, पहला विधि है पूर्ण हस्त विधि, दूसरा है चुटकी विधि, तीसरा मशीन द्वारा, चौथा है अंगूठा द्वारा। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी चुटकी स्ट्रिपिंग विधि। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाता क्वेश्चन में कि सबसे अच्छी विधि कौन सी होती है, तो सबसे अच्छी विधि दूध निकालने की ये हो जाएगी पूर्ण हस्त विधि। ठीक है, उसके बाद अगर बड़े डेयरी फार्मों पर किस विधि द्वारा दूध निकाला जाता है, तब हो जाता आपका मशीनों द्वारा। ठीक है, अगर ये पूछता अंगूठा विधि, तो अंगूठा विधि जो है ये पशुओं का दूध निकालने की दोषपूर्ण विधि है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे चारों ऑप्शनों को। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है रबी के मौसम की सब्जी है। आपको बताना है रबी के मौसम की कौन सी सब्जी है। लोबिया है, गाजर है, भिंडी है, करेला है। यानी कि लोबिया को चौला भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। लोबिया को क्या कहा जाता है, चौला कहा जाता है। चलिए, तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यानी गाजर। गाजर जानते हैं रबी सीजन की सब्जी है। ठीक है, रबी सीजन की सब्जी है। भिंडी खरीफ में भी लगा सकते हैं और इसको जायद में भी लगा सकते हैं। ठीक है, दोनों सीजन में लगा सकते हैं। और करेला ऐसी सब्जी है जिसको हम तीनों मौसम में लगा सकते हैं। ठीक है, तीनों ऋतुओं में हम लगा सकते हैं करेला को। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यानी कि गाजर। गाजर एक रबी के मौसम की सब्जी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 का सारथेविका या थारकृति किस फल की प्रमुख किस्म है। ठीक है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है बैर, दूसरा अनार, तीसरा है आंवला, चौथा है खजूर। ठीक है, चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यानी कि बैर। ये बैर की किस्में थारसेविका और थारकृति। ठीक है, वो भी एक ऐसी किस्में हैं, आगेती किस्में हैं। ठीक है, आगेती किस्में हैं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन, एग्जामों में पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 वीर्य भंडारण हेतु किस गैस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो सीमन है उसको स्टोरेज करने के लिए कौन सी गैस के अंदर रखा जाता है ये आपको बताना है। पहला है हाइड्रोजन, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा ओजोन। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो जार देख रहे हैं इस जार का क्या नाम होता है आप लोग बताइए। इस जार का नाम होता है जिसके अंदर सीमन को रखा जाता है या वीर्य भंडारण को रखा जाता है, इसका नाम होता है क्रायोकेन। ठीक है, क्रायोकेन जार। ठीक है, क्रायोकेन जार इसको कहा जाता है। इसके अंदर सीमन को रखा जाता है, वीर्य को भंडारित करके रखा जाता है। तो हमारा क्वेश्चन कर रहा है वीर्य भंडारण हेतु किस गैस के अंदर रखा जाता है, तो हो जाएगा यानी कि नाइट्रोजन गैस के अंदर इसको रखा जाता है। सेकेंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो उस नाइट्रोजन का कितना होता है, -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है। ये भी याद रखेंगे, एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा है दो फसलों को साथ साथ इस प्रकार से उगाया जाता है जब मुख्य तथा गौड़ दोनों ही फसलों का उत्पादन बढ़ जाता है, उसे क्या कहते हैं। सक्रियावादी सस्यन, सहचर सस्यन, समांतर सस्यन या बहुखंडित सस्यन। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सक्रियावादी सस्यन कहा जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा है राजस्थान में बाग लगाने के सर्वश्रेष्ठ और प्रचलित विधि कौन सी है। ठीक है, वर्गाकार, आयताकार, पंचवृक्षीय या षष्ठभुजाकार। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाहे राजस्थान का पूछे चाहे भारत का पूछे, ठीक है, दोनों एक ही है। यानी कि भारत के अंदर बाग लगाने की सबसे अच्छी विधि और प्रचलित विधि कौन सी है, चाहे राजस्थान के अंदर पूछ ले सब बाग लगाने की सबसे अच्छी विधि और प्रचलित विधि कौन सी है, तो दोनों का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि वर्गाकार विधि। वर्गाकार विधि सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है गर्बर विधि का उपयोग किस परीक्षण हेतु किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको परीक्षण का नाम बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है अम्लीयता, दूसरा विटामिन, तीसरा प्रोटीन, चौथा वसा। ठीक है, आपको बताना है गर्बर विधि का उपयोग किस परीक्षण के लिए प्रयोग में लाते हैं। अम्लीयता की बात करते हैं
तो अनुमापन द्वारा, ठीक है, अनुमापन द्वारा परीक्षण किया जाता है। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि वसा परीक्षण। ठीक है, वसा परीक्षण, गर्बर विधि का उपयोग वसा परीक्षण हेतु प्रयोग में लाते हैं। प्रोटीन परीक्षण किससे करते हैं? जेलडार विधि। ठीक है, जेलडार विधि द्वारा प्रोटीन परीक्षण किया जाता है। ठीक है, वसा परीक्षण किसके द्वारा करते हैं? ब्यूटारोमीटर द्वारा, ब्यूटारो यंत्र द्वारा करते हैं। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बनारसी राई का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ठीक है, आपको बताना है बनारसी राई का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। ब्रेसिका जूनसिया, ब्रेसिका नाइग्रा, ब्रेसिका कैम्पेस्टिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ब्रेसिका नाइग्रा। बनारसी राई का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ब्रेसिका नाइग्रा। भारतीय सरसों का क्या नाम होता है वैज्ञानिक? ब्रेसिका जूनसिया। ठीक है, भारतीय सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ब्रेसिका जूनसिया। अब ब्रेसिका कैम्पेस्टिस किसका होता है? ये सरसों का होता है। ठीक है, सिर्फ सरसों का पूछेगा तो ब्रेसिका कैम्पेस्टिस होता है, ये याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 करा सेब का लाल रंग किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण, लाइकोपिन के कारण, कैरोटीन के कारण या जेंथोफिल के कारण? चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सेब का लाल रंग जो होता है एंथोसाइनिन के कारण होता है, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाइकोपिन टमाटर का लाल रंग, ठीक है, टमाटर का लाल रंग किसके कारण? लाइकोपिन के कारण। कैरोटीन आम का पीला रंग, ठीक है, आम का पीला रंग किसके कारण? कैरोटीन के कारण। जेंथोफिल के कारण गाजर का नारंगी रंग, ठीक है, गाजर का नारंगी रंग किसके कारण? जेंथोफिल के कारण। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा एंथोसाइनिन के कारण सेब का लाल रंग होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 करा खीस को गर्म करने पर फट जाता है यानी कि स्कंदित हो जाता है क्योंकि इसमें मात्रा अधिक होती है, किसकी बताना है। ठीक है, खीस आप लोग देखते हैं गर्म करने पर फट जाती है, स्कंदित हो जाती है क्योंकि उसमें किस पोषक तत्व की अधिकता के कारण ऐसा होता है? वसा की, कैरोटीन के कारण, कैसीन के कारण, कैरोटीन के कारण या एल्ब्यूमिन और ग्लोबुमिन की अधिकता के कारण। ठीक है, तो आपको बताना कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। खीस को कोलेस्ट्रम कहा जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुमिन की अधिकता के कारण क्या होता है? खीस को गर्म करने पर फट जाता है या स्कंदित हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है गोल्डन क्रांति संबंधित है। ठीक है, आपको बताना गोल्डन क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन से, उद्यान वाली फसलों से, मछली उत्पादन से या कृषि से? इन चारों में से बताइए किससे संबंधित है गोल्डन क्रांति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि उद्यानिकी से या बागवानी कह सकते हैं, उससे संबंधित है। तिलहनी क्रांति या तिलहन से संबंधित जो क्रांति होती है उसको पीली क्रांति बोलते हैं। ठीक है, पीली क्रांति। मछली क्रांति को क्या कहते हैं? नीली क्रांति कहते हैं। ठीक है, और कृषि से क्रांति जो होती है उसको कहते हैं हरित क्रांति। ठीक है, हरित क्रांति यानी कृषि से संबंधित क्रांति। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का संतरे का उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है? यहाँ पे देख सकते हैं संतरा है, इसका उत्पत्ति स्थान बताना है कहाँ पर है। पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा मैक्सिको, तीसरा चाइना, चौथा है ईरान। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका उत्पत्ति स्थान चाइना माना गया है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। भारत में उत्पत्ति स्थान आम का होता है, मैक्सिको में अमरूद का, ईरान में अनार का। ठीक है, अनार में, अनार का उत्पत्ति स्थान ईरान, अमरूद का उत्पत्ति स्थान मैक्सिको, आम का उत्पत्ति स्थान भारत और चाइना का उत्पत्ति स्थान, संतरे का उत्पत्ति स्थान चाइना। ये आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 21 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा पशु के बच्चा देने की क्रिया या प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, पशु के बच्चा देने की प्रक्रिया कहलाती है मधचक्र, मधकाल, प्रसव या गर्भकाल। ठीक है, चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि प्रसव, तीसरा एकदम सही हो जाएगा। पशु के बच्चा देने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रसव कहलाती है, ये आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 22 पर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है आधुनिक सस्य विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है जेंथरो टूल, दूसरा आर्नोन, तीसरा पीटर डिक्सेंजी, चौथा लिविंग। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि आधुनिक सस्य विज्ञान के जनक जेंथरो टूल को कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। और इनको खरपतवार विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, खरपतवार का जनक भी कहा जाता है और भू परिष्करण का भी जनक कहा जाता है। ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, भू परिष्करण का जनक, खरपतवार विज्ञान का जनक और आधुनिक सस्य विज्ञान का जनक जेंथरो टूल। आर्नोन को जानते हैं, 16% तथ्यों के बारे में आर्नोन ने ही बताया था, जिसको कहते हैं अनिवार्यता का सिद्धांत। ठीक है, उनका सिद्धांत कौन था? अनिवार्यता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये आर्नोन द्वारा किया गया था। उसके बाद पीटर डिक्सेंजी, सस्य विज्ञान के जनक। ठीक है, सस्य विज्ञान के जनक हैं ये पीटर डिक्सेंजी। लिविंग कृषि रसायन विज्ञान के जनक। ठीक है, कृषि रसायन विज्ञान के जनक हैं ये, कृषि रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है लिविंग को। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आधुनिक सस्य विज्ञान के जनक जेंथरो टूल। ये आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है टमाटर केचप बनाने के लिए उपयुक्त परिरक्षक है, इसमें से बताना है। पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड और साइट्रिक अम्ल। ठीक है, चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग जानते हैं पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड किस में प्रयोग करते हैं? रंगहीन फलों में। ठीक है, रंगहीन फलों में किसका प्रयोग करते हैं? पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का प्रयोग करते हैं। तो टमाटर किस प्रकार का फल है? ये रंगीन फल है। ठीक है, तो रंगीन फलों के लिए किसका प्रयोग करते हैं? रंगीन फलों के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो टमाटर केचप बनाने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करेंगे, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सींग विहीन हॉर्नलेस बकरी का नस्ल कौन सी है। ठीक है, आपको बताना है ऐसी बकरी जिसके सींग नहीं होते हैं, हॉर्नलेस होती है, ऐसी नस्ल का नाम बताना है। सिरोही, जकराना, बर्बरी या टोगनबर्ग। इन चारों में से बताइए कौन सा सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि टोगनबर्ग। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा टोगनबर्ग। ये कहाँ की है? स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड की बकरी है, यानी कि उत्पत्ति स्थान इसका स्विट्जरलैंड है। चॉकलेटी कलर की रहती है। ठीक है, चॉकलेटी कलर इसका रहता है शरीर का, यहाँ पे देख सकते हैं चॉकलेटी कलर है इसका। और इसको क्या कहते हैं? मिल्क चैंपियन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मिल्क चैंपियन के नाम से भी जाना जाता है इस बकरी को, टोगनबर्ग को। सिरोही की बात कर लेते हैं। ये राजस्थान के अंदर सिरोही क्षेत्र में, सिरोही जिला, वहाँ पर इसका उत्पत्ति स्थान माना गया। और इसके जो कान होते हैं पत्तीनुमा होते हैं। झकराना की बात करते हैं तो दूध उत्पादन के लिए इसको पाला जाता है। ठीक है, और बर्बरी की बात कर लेते हैं तो बर्बरी जो है यानी कि सोमानिया देश, वहाँ का इसका उत्पत्ति स्थान माना गया है। ठीक है, इसको डेयरी गोट भी कहा जाता है, यानी कि सिटी गोट के नाम से भी जाना जाता है। ये साल भर में 2 बार बच्चे देती है। ठीक है, इसको शहरों में रख कर या घर पे रख कर इसको आसानी से पाला जा सकता है। बर्बरी को साल में 2 बार बच्चे देती है, ये याद रखेंगे। ठीक है, चलिए तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यानी कि टोगनबर्ग। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 25 पर। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाली भारतीय गाय की नस्ल कौन सी है। जर्सी है, होल्स्टीन फ्रीजियन है, या साहिवाल है, या गिर है। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय नस्ल बताना है जो सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाली नस्ल मानी जाती है। तो इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि साहिवाल। ये जो नस्ल देख रहे हैं आप, ये साहिवाल है। ठीक है, इसको लोला के नाम से भी जाना जाता है, लोला या मुल्तानी के नाम से भी फेमस है ये। और विश्व में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली बात करें तो होल्स्टीन फ्रीजियन हो जाएगी ना, ये पूरे विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा दूध देती है। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त हुआ। आज थोड़ी
हमारी तबीयत डाउन थी, तभी भी हमने पढ़ाने का कोशिश किया। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अधिक से अधिक करें, ठीक है। तो आज के टॉपिक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद।